नमस्कार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में आज की स्ट्रैटेजी और साथ ही सोमवार के लिए खास तैयारी और अगले हफ्ते का पूरा ब्यौरा लेंगे। आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से तो बात करेंगे ही, साथ ही हमारे साथ है ट्रेड्सफिट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और पूरी रिसर्च टीम, उनका भी परिचय कराएं। वरुण से जानेंगे बाजार का हाल, आशीष से समझेंगे ग्लोबल संकट के बाद किन शहरों में मिला शानदार रिटर्न, किन शहरों में अभी नहीं दिखी तेजी। ब्रजेश से जानेंगे शेयर बायबैक पर सेबी का मेगा प्लान। कुशल बताएंगे अगले हफ्ते के बाजार के अहम ट्रिगर्स। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार 7 दिनों से जारी गिरावट के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद होने में रहे कामयाब। कारोबार के अंत में निफ्टी 410 अंकों की तेजी के साथ 16,650 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 1328 अंक चढ़कर 55,858 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी रही तेजी 1200 अंकों की और 36,430 के स्तर पर बैंक निफ्टी बंद होने में रहा कामयाब। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने दिख रहा है, जरा देखते हैं। एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर से बिकवाली के आंकड़े, 4,470 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। वहीं डीआईआईज ने की 4,318 करोड़ रुपए की खरीदारी। तो कल की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार में अच्छी रिकवरी, मायने क्या है बता रहे हैं अनिल जी। भारतीय बाजारों के लिए आज रहा रिकवरी का दिन और रिकवरी इस वजह से होती दिखी। पहला, अमेरिकी बाजारों में भरपूर एक्शन था। निचले स्तरों से अमेरिकी बाजार तगड़ी रिकवरी दिखाकर बंद हुए। नेस्डेक 7% रिकवर हुआ और बड़ी रिकवरी डाउ में भी देखने को मिली। तो वहाँ से थोड़े संकेत अच्छे आते हुए दिखे बाजार के लिहाज से। दूसरा संकेत बाजार के लिहाज से नई सीरीज की शुरुआत का था। कल मंथली एक्सपायरी हुई फरवरी सीरीज की, तो काफ़ी ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हो गई। स्पेशली जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स थे और जो अपनी पोजीशन संभालने में मुश्किल देख रहे थे, उनकी पोजीशन कल काफ़ी हद तक खत्म हो गई। तो आज उनकी तरफ से बिकवाली का दबाव नहीं था। तीसरी बात जो बाजार को थोड़ी राहत देने वाली थी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव और युद्ध चल रहा है वो चल तो रहा है, लेकिन कुछ बड़े डेवलपमेंट ऐसे नहीं हुए जिससे कि बात और बिगड़ने के संकेतों को, मसलन नेटो की तरफ से आक्रमण या फिर अमेरिका की सेना पहुंचने के खतरे, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी। इसमें कोई बदलाव या इसमें कोई तनाव बढ़ने के संकेत नहीं आए। ये भी बाजार को थोड़ा सा अच्छा लगा। रूस के बाजार खुद आज खुले तो मजबूत 20 से 25% बढ़ गए, तो वहाँ से भी थोड़ी रिलीफ मिलती देखी। तो ओवरऑल आज बुरी खबरें कम थी और अच्छी खबरें थोड़ी सी बेहतर, या फिर यूँ कहें कि जो प्रेशर था बाजार के लिए पिछले 1-2 दिनों का, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा और यही वजह कि हल्के बाजार आज उछल गए। लेकिन इस उछाल में एक अच्छी बात जो हुई वो ये कि धीमे धीमे करते करते बाजार दिन पर सस्टेन रहे। आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बाजार में थी कि उतार चढ़ाव काफ़ी कम था, तो तेजी होकर बाजार टिकने में कामयाब रहे। अच्छी बात यह भी रही कि 16,600 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा, 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। तो एक अच्छा सेशन कह सकते हैं हुआ है। और स्पेशली इस सेशन की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, एक तो ये कि वीकेंड सेशन था, तो वीकली क्लोजिंग आपको 16,600 के ऊपर के मिल गई। दूसरी बात है कि अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। 2 दिन छुट्टी है, कभी भी नेटो या अमेरिका की तरफ से अगर कुछ बदला लेने वाली बातें आ जाए और रूस उस पर एक्शन करे तो फिर बात बिगड़ भी सकती है और ऐसे में सोमवार को आप गिर भी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बाजार ने हिम्मत दिखाई और गिरे नहीं। तो इन सब फैक्टर्स के चलते हुए एक बड़ी रिलीफ वाला सेशन आज बाजार में देखने को मिला। अब सेंसेक्स और निफ्टी को हटकर देखें तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो तेजी से गिरे, हाई बीटा स्टॉक्स, आज उनमें रिकवरी भी उतनी ही तेजी से हुई है, पहली बात। दूसरी बात, रिटेल इन्वेस्टर्स को जो भरोसा देने वाले मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये 4% मजबूत रहे, तो वहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती दिखी। तो फाइनली कई दिनों बाद एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। सोमवार की स्ट्रैटेजी भी जानेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था, कहां पर रही कमजोरी, ये समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, फाइनली रिकवरी का दिन बाजार के लिए, कहां पर मजबूती दिखी और कौन से सेक्टर में आज थी नरमी? देखिए, हफ्ता मार्केट के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग था। शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो मंडे से ही मार्केट में गिरावट देखने मिली थी
और ये गिरावट और कंटिन्यू हो गई और गहरा गई जब यूक्रेन पे रशिया ने हमला बोल दिया और इसके बाद तो मार्केट में कोहराम मच गया। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा आ गया था कि 16,000 का लेवल भी डिफेंड करना मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था निफ्टी के लिए, और लोज देखेंगे अगर आप इस वीक के तो करीब 16,200 के आसपास के हैं, जबकि हफ्ते की शुरुआत जो है वो 17,200 के आसपास की हुई थी, यानी कि 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो आपने पूरे हफ्ते में देखी। हालांकि एक बात अच्छी थी कि फ्राइडे को मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो तनातनी है उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे ग्लोबली देखने मिला और साथ ही साथ कमोडिटीज़ पे भी देखने मिला, जहाँ पे आपने देखा कि कच्चे तेल में अच्छा खासा उछाल था। हाई से अगर आप देखेंगे तो करीब 13-14% के आसपास का उछाल जो है कच्चे तेल ने इस पूरे हफ्ते में दिया है। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ पे भी इसका असर देखा गया। एफआईआईज़ की बिकवाली जो पहले से ही हो रही थी वो और गहरा गई, 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है एफआईआईज़ ने इस पूरे हफ्ते में की है। तो काफ़ी अगर आप देखेंगे तो प्रेशर वाला हफ्ता जो है ये पूरा साबित हुआ है। एक फ्राइडे को जो छोड़ दें जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है वहाँ देखने मिली, शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में करीब 3-3.5%, निफ्टी में भी करीब 3-3.5% के आसपास की गिरावट थी। ऐसा ही हाल बैंक निफ्टी का था, मिड कैप का था, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट अगर कहीं देखने मिली तो वो था स्मॉल कैप इंडेक्स, जहाँ करीब 5-5.5% के आसपास की गिरावट थी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर 6.5% के आसपास की गिरावट, ऑटो, इंफ्रा, रियल्टी, एफएमसीजी सभी सेक्टर्स लाल निशान में इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग हुई है। सब में गिरावट देखने मिली। कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं था जहाँ पे तेज़ी थी, केवल एक ही जगह तेज़ी थी और वो था इंडिया विक्स। लेकिन टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करें तो बीपीसीएल, यूपीएल, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में 9 से 10% की गिरावट थी। गेनर्स में इक्का दुक्का कोटक बैंक, सिप्ला जैसे काउंटर्स थे। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स, अबाउट इंडिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी थी। खासकर काउंटर में तो खबरों के चलते इंपैक्ट देखने मिला, लेकिन गिरावट थी धनी सर्विसेज में, करीब 40% से ज़्यादा की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली है। रेस्टोरेंट, ब्रांड्स, इसके अलावा इंडस टावर, ये कुछ तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है मार्केट के लिए काफ़ी प्रेशर भरा था और प्रेशर आया खासकर ग्लोबल मार्केट से, खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी है उसका एक बहुत भारी इम्पैक्ट जो है वो इस हफ्ते बाजार पे हुआ है। आइए अब आज के खास मेहमान संदीप जैन का रुख करे थे। संदीप जी, बाजार ने भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन का शुक्र मनाया होगा। बहुत ही इवेंटफुल हफ्ता बाजार के लिहाज से रहा है। आगे क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है बाजार में रखनी चाहिए, और इम्पोर्टेंटली इंट्राडे के तौर पर सोमवार का ट्रेड और हफ्ते भर का नजरिया कौन से स्टॉक में? देखिए, एक्सट्रीमली कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आज एक बाउंस बैक दे दिया। कल का जो फॉल था और जो मतलब उसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत जबरदस्त थी, और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद ऐसा डर कभी मार्केट ने देखा नहीं होगा। और इस तरीके का इवेंट होने के बाद रात को यूएस के बयान आए और उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक किया मार्केट, और आज भी वो 200 डेमा जो है उससे नीचे ही बंद हुआ और उसको छू के जरूर से नीचे करेक्ट किया। हालांकि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ मार्केट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अभी भी मैं और क्लोजिंग देखना चाहूंगा, आगे की गतिविधियां देखना चाहूंगा, रशिया यूक्रेन में क्या रुख बदलते हैं। सो ओवरऑल कॉशियस रहें, क्वालिटी के साथ रहें और लाइट रहें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में भी पोजीशन बनाने के मौके मिल जाएंगे, बट अगर यहां से करेक्ट करता तो और भी गिरा सकती है। सो ओवरऑल आई एम वेरी कॉशियस, और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आज जो राहत मिली है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा लाइट होने के लिए यूज करें। और अगर मंडे को भी अगर कोई थोड़ी तेजी बन जाए तो उसको यूज करें थोड़ा लाइट रहने के लिए, अननेसेसरी एक्सुबरेंस के साथ तेजी ना करें। बट फिर भी मैं तेजी की ही कॉल लाया हूं, और इंट्राडे पिक के तौर पे मैं लाया हूं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको बाई करें। 4415 की क्लोजिंग प्राइस थी और 4490 4550 का टारगेट, और स्टॉप लॉसेस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखें 4350, क्योंकि स्टॉप लॉसेस अगर हिट हो और ऐसा माहौल हो तो उसको जरूर से रेस्पेक्ट करें स्टॉप लॉसेस को और एग्जिट कर जाए पोजीशन को। दूसरा पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, जो कि अच्छा खासा करेक्ट होकर अपने 200 डेमा के आसपास आया है, तो 421 के लगभग बंद हुआ है। 490 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे पिक के तौर पर L&T टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह संदीप जी की, और हफ्ते भर का नजरिया इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स में रखने का सुझाव है संदीप जैन का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ। अगर हम नजर डालें तो ग्लोबल संकट के बाद किन शेयरों ने दिया है अच्छा रिटर्न, इस पर रिसर्च लेकर आए हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष, क्या कहता है आपका रिसर्च?
देखिए, बाजार में रिकवरी आती है तो हमने आपको बताया, लेकिन इस रिकवरी के दौरान कौन से ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, जहां पर जो है विन रेट काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें देखिए सबसे पहला नाम आता है ब्रिटानिया का। कंपनी थोड़ी सी बोरिंग है अगर आप देखें कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, लेकिन रिटर्न्स बहुत ही शानदार देखने को मिले, क्योंकि 3 महीने, 6 महीने और 1 साल यहाँ पर जो पाँचों वॉर लाइक सिचुएशंस को जो है हमने एनालाइज करके देखा है, तो यहाँ पर जो 100% का सक्सेस और विन रेट है ब्रिटानिया में देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो M&M और हीरो मोटोकॉर्प ये भी एक ऐसे स्टॉक रहे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो विन रेट काफ़ी बढ़िया, यानी 5 में से 4 बार जो है काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में देखने को मिली है। एक एक करके आपको रिटर्न्स बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप 3 महीने के रिटर्न्स के लिहाज से देखें तो ब्रिटानिया क्लियर कट यहाँ पर जो है एक आउट परफॉर्मेंस साबित हुआ है, क्योंकि ब्रिटानिया ने दिया है करीब 29% का जो है रिटर्न, हीरो मोटोकॉर्प ने करीब 25% का, और M&M में भी देखें तो राउंड फिगर 25% की जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिली। लेकिन 6 महीने के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ब्रिटानिया तो हर कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अक्रॉस यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प का भी विन रेट मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्री सीमेंट, इन्फोसिस और विप्रो ये भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर रिटर्न्स काफ़ी शानदार देखने को मिले, और 5 में से 4 बार जो है इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली, यानी विन रेट के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। विप्रो में करीब 70% की तेज़ी जो है 6 महीने की औसत, जो 5 बार के इंस्टेंसेस हमने कैलकुलेट करके देखे, 70% के एवरेज रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। श्री सीमेंट में 62%, इन्फोसिस में करीब 50% और ब्रिटानिया में देखें तो 46% की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा लंबी अवधि के लिहाज से भी अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक आता है जहां पर विन रेट काफ़ी बढ़िया है, और इनफैक्ट 5 में से 4 बार यहां पर भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है, और यहां पर साल भर का रिटर्न अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। करीब 160% की जो तेज़ी है, बड़ा उछाल है आपको टाटा मोटर्स में 1 साल और 5 में से 4 बार की जो है तेज़ी है इस स्टॉक ने दिखाई है। बहुत शुक्रिया आशीष, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर हम आपको बताएं, शेयर बायबैक से जुड़ी हुई है। शेयर बायबैक नियमों की समीक्षा को लेकर विचार किया जा रहा है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार से बात करते हैं। ब्रजेश, क्या है जानकारी आपके पास शेयर बायबैक से जुड़ी हुई? ऐसी कंपनियां जो भरपूर मुनाफा कमाती हैं और निवेशकों को बायबैक के जरिए मालामाल करना चाहती हैं, उनके लिए अच्छी खबर की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल सेबी इस बात पर विचार कर रही है कि जो बायबैक के मौजूदा नियम हैं उनकी समीक्षा की जाए। तो समीक्षा में 4-5 मुद्दों पर खास तौर पर फोकस है। पहला ये है कि बायबैक के बीच में जो 1 साल का अंतर है, मौजूदा नियम है, क्या इसको घटाया जा सकता है। इंडस्ट्री की तरफ से मांग आई थी कि इसको 6 महीने कर दिया जाए, तो इस पर विचार चल रहा है। दूसरा, कंपनियां कितनी रकम का बायबैक कर सकती हैं, इसकी सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। मौजूदा नियम ये कहते हैं कि अगर टेंडर ऑफर के जरिए कोई कंपनी बायबैक लाना चाहती है तो अपने फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल के 25% से ज़्यादा नहीं ला सकती है। तो क्या ये जो 25% की सीमा है इसको बढ़ाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। हालांकि इसमें जो कंपनी मामलों का मंत्रालय है उसका रोल काफ़ी अहम होगा। इसके अलावा एक बात इस पर भी चल रही है, इस पर भी विचार चल रहा है कि जो 25% तक का क्या सीधे डायरेक्ट बोर्ड अप्रूवल से ही लाया जा सकता है क्या, क्योंकि मौजूदा नियम ये कहते हैं कि 10% से ऊपर अगर कोई कंपनी लाना चाहती है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी ज़रूरी होगी, जो कि एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भाव तय करने में क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है, क्योंकि अभी का नियम ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी इस पर विचार करेगी, बोर्ड में जाएगा तो भाव देना ही पड़ेगा, जबकि बायबैक जब खुलता है तो उस वक्त काफ़ी अंतर हो जाता है 3-4 महीने का, और ऐसे में जो शेयर के भाव हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ जा सकता है। तो क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है, ये भी एक चर्चा का मुद्दा है। इसके अलावा ओपन मार्केट और टेंडर ऑफर, इन दोनों में अलग अलग लिमिट है। ओपन मार्केट में 15% की लिमिट है, टेंडर ऑफर में 25% की लिमिट है। तो क्या इन दोनों को समान किया जा सकता है, ये भी एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही अलग अलग तरीक़ों से जो बायबैक होते हैं उनके खुलने और बंद होने की मियाद में बहुत ज़्यादा अंतर है, 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का अंतर है। तो क्या इस अंतर को रैशनलाइज किया जा सकता है, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है, और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही इस पर कंसल्टेशन पेपर आएगा और फिर अंतिम नियम बनाए जाएंगे। बहुत धन्यवाद ब्रजेश, पूरी जानकारी हमें बताने के लिए। आइए अब बताते हैं आपको अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे। कुशल हमारे साथ है। कुशल, बाजार के लिए मेन इवेंट्स अगले हफ्ते के कौन से होने वाले हैं? जी
तो ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से अगला हफ्ता भी काफ़ी अहम होने वाला है और भारतीय स्तर पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा जो है निकल के आते हुए नजर आएंगे इकोनॉमी से जुड़े हुए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से सोमवार को कैश स्पेस से HPPL और वेदांत फैशन जो हाल ही की लिस्टिंग थी उसके नंबर्स आएंगे। साथ ही AID पैरी दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। टेक्सटाइल PLI स्कीम के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। साथ ही LIC का जो IPO है उसमें जिस तरह से पॉलिसी होल्डर्स के लिए एलोकेशन किया गया था उसमें आप देखिए उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको पैन से लिंक करने की 28 फरवरी आखिरी तारीख रखी गई है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर FY23 के लिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है और इजी ट्रिप प्लानर्स जो बोनस शेयर इन्होंने 1:1 के रेशियो में जारी किए थे उसकी एक्स डेट होती हुई दिखेगी। भारत के Q3 GDP आंकड़े आएंगे तो यहाँ पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा 28 तारीख को। मंगलवार महाशिवरात्रि के मौके पर भारत के बाजार बंद रहेंगे। साथ ही इंडिपेंडेंस डे के मौके पर साउथ कोरिया के भी बाजार जो है क्लोज रहेंगे। US में फरवरी के मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी है जो है मंगलवार को आते हुए दिखेंगे। बुधवार यानी कि 2 मार्च आप देखिए कैश स्पेस से शानदार टेक्नोलॉजीज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही UPL यहाँ पर बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होती हुई नजर आएगी और वेदांता जो है वो भी तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। स्पाइस जेट ये भी फोकस में रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक्स प्रोमोटर का मामला चल रहा है उसमें यहाँ पर सुनवाई होगी। साथ ही ग्लोबली अगर आप देखें तो ओपेक प्लस की अगली बैठक 2 मार्च को ही होती हुई दिखेगी और अंत में शुक्रवार 4 मार्च US में फरवरी के नॉन फार्म पेरोल आंकड़े भी आएंगे। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अहम जो है ये इवेंट बनता हुआ नजर आएगा इन्फ्लेशन के लिहाज से आगे चलकर। सोमवार के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनुज जी से। जब सोमवार सुबह हम बाजार में लौटेंगे तो हमारे लिए ढेर सारा एक्शन होगा। पहला तो यही कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर आगे किस तरह बात बढ़ती है, किस तरफ बात बढ़ती है और रूस का क्या एक्शन होता है, अमेरिका, नेटो देश और यूक्रेन आगे किस तरह से क्या कुछ एक्शन लेते हैं। ये 3 दिनों का पूरा एक्शन हमें सोमवार सुबह समझना होगा। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों का एक्शन, डाउ फ्यूचर्स हो तो हमें हमेशा की तरह देखना ही है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर किसी तरह का तनाव बढ़े नहीं तो आप यहाँ से तेज़ी दिखा सकते हैं और तेज़ी दिखाने में ऊपर के लेवल जो निफ्टी के लिए अब बनेंगे वो 17,150 के आसपास बनेंगे और इससे पहले एक छोटी सी रुकावट की जगह 16,800, 16,850, ठीक है। लेकिन फाइनली 17,100, 17,150 तक की रिकवरी इस फॉल की वापस से बनती है। वहाँ पर जाकर देखेंगे, रिव्यू करेंगे सिचुएशन को। ये तो ऊपर की बात। अब आइए समझो कुछ खराब हो गया तो नीचे कितना गिर सकते हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल है 16,400 के आसपास का, बिल्कुल नज़दीक का। गैप से खुले तो 16,200, 16,250 जो हमने कल का लो बनाया लगभग वहीं पर हम पहले रुकेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर एक अलग बात है कि 15,625, 15,750 की रेंज तक फिसलने का डर रह सकता है, संभावना उसकी बहुत कम है। तो आज अच्छी बात है कि आपने 16,650 के आसपास जो क्लोजिंग दी है उसको देखते हुए सपोर्ट आपके लिए 16,200, 16,250 आ जाता है। तो ब्रॉडली जो रेंज में उम्मीद कर रहा हूँ, बुरी खबरों पर 16,200, 16,250 और अच्छी खबरों पर 17,000, 17,150 ये ऊपर की तरफ निफ्टी में हो सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नीचे की तरफ 35,000 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर 37,000 के आसपास रुकावट है। 36,200, 300 के आसपास हम बंद हुए हैं तो ये आपके लिए बड़ी रेंज बैंक निफ्टी के लिए हो सकती है। लेकिन सोमवार को बड़े एक्शन वाला दिन होगा। मंगलवार को बाजार बंद है, माहौल पूरी दुनिया भर में ढेर सारे एक्शन का है। तो पूरी तरह से खबरों के दम पर हम सोमवार को भी एक्शन बाजार में ज़रूर देखेंगे। तो सोमवार की स्ट्रैटेजी जानने के बाद अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया है फोन लाइन पर। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज काफी अच्छी रिकवरी इतने बड़े कट के बाद आज हमने देखा और मार्केट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेशन अगर हम देखें तो 16,600-700 के जो लेवल थे उसको 16,600 के सपोर्ट को होल्ड करके उसके ऊपर ही बंद होते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम था मार्केट में और जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है 16,500 के ऊपर हम कन्विंसिंगली ट्रेड करके और क्लोज होते हुए दिखे, तो हमें लगता है ये मोमेंटम और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है मंडे के सेशन में और हमें लगता है यहाँ से निफ्टी 16,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए हम 16,700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 211 रुपए के आसपास और इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 175 का और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 280 से 290 की तरफ ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 16,700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम आज
मेटल स्पेस में भी देखने को मिला और उसमें हमें वेदांता का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके वेदांता की क्लोजिंग हुई आज हमें लगता है वेदांता को यहाँ पे वेदांत को भी बाय करना चाहिए। इसमें 375 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे सेशन में, तो 357 के स्टॉप लॉस से वेदांता भी बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश पाल भैया आपका, करते हैं सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। संदीप जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो कौन सा पिक आपकी तरफ से आज? बिल्कुल एक बहुत ही सेफ कंपनी और क्रिसिल लिमिटेड 1987 में ये कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग की पायनियरिंग की थी इंडिया में और नंबर 1 कंपनी, और इस इंडस्ट्री में देखिए बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, ऑलमोस्ट अ ट्रिगोपोलिस्टिक मार्केट, 3 प्लेयर्स और उसमें से भी क्रिसिल की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त। और कल भी मैं रिसेंटली एक जेम स्टॉक की तरह रेकमेंड किया था, वो था इकरा, जो कि बहुत रेजिलियंस दिखाया और क्रिसिल ने भी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे बिल्कुल दाव लगाना चाहिए ऐसे रिस्की मार्केट्स में। और जो कंपनी देखिए दूसरे कंपनी की क्वालिटी बताती है, तो ये कंपनी की क्वालिटी ऑलमोस्ट बहुत जबरदस्त है और राकेश झुनझुनवाला जी का ऑलमोस्ट 5.5% इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो उससे भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और S&P ग्लोबल जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वो इसमें स्टेक होल्ड करती है, प्रमोटर इस कंपनी की। सो ओवरऑल 40 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, 30 के रिटर्न ऑन इक्विटी पे, 1.5% का डिविडेंड यील्ड, पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 10%, सेल्स की कैगर पिछले 3 साल की 10%, जीरो डेट कंपनी। और रिजल्ट्स दिसंबर 21 के रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे। 110 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, उसके सामने 170 करोड़ का पैट था दिसंबर 2021 में। तो ऐसी ग्रोथ में और ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऐसा करेक्टेड लेवल हो जो कि 3500 रुपए के लेवल से अभी हमें मिल रहा है 2700 के लेवल्स पे, तो इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए और 3150 का टारगेट लगाए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। क्रिसिल लिमिटेड में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।